द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन भविष्य में देशों को एक दूसरे पर हावी होने से रोकने के लिए बनाए गए थे, जिसके बाद यह सोचा गया था कि दुनिया युद्ध मुक्त हो जाएगी, लेकिन 21वीं सदी में ऐसा युद्ध होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की। संयुक्त राष्ट्र में 143 देशों द्वारा रूस के खिलाफ वोट करने के बाद भी पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करना बंद नहीं किया है। चाहे यूरोपीय देशों के प्रतिबंध हों या नाटो की धमकियां, पुतिन की जिद रुकने वाली नहीं है। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली देश युद्ध रोकने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर पुतिन यूक्रेन की बर्बादी की बात लिख रहे हैं। पुतिन पर केंद्रित दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है। कुछ लोग उन्हें आक्रामक तानाशाह मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें रूस के प्रगतिशील और सबसे प्रतिबद्ध नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पुतिन के जीवन को करीब से जानते हैं। गरीब परिवार में जन्मे व्लादिमीर पुतिन हर फैसला बिना किसी चिंता के लेते हैं। बचपन में उन्होंने तय कर लिया था कि वह जासूस बनना चाहते हैं। फिर जब उनका मूड बदला तो उन्हें यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी में नौकरी मिल गई। राजनीति में कदम रखा और रूस के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले राष्ट्रपति बने। बचपन से जासूस बनने की चाहत रखने वाले पुतिन कैसे बने रूस के पसंदीदा राष्ट्रपति? क्या है पुतिन के एक साधारण जासूस से राष्ट्रपति तक के सफर की असली कहानी? व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को यूएसएसआर के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वही शहर है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 साल 4 महीने तक जर्मन सेना का कब्जा था। इस दौरान 80 लाख लोग भूख और प्यास से बेरहमी से मारे गए और लाखों लोग खुद मर गए। पुतिन अपने परिवार में 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता स्पारोनोविच पुतिन यूएसएसआर नौसेना में कार्यरत थे और उनकी मां मारिया इवान एक फैक्ट्री कर्मचारी थीं। पुतिन के दोनों भाइयों की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। 1930 के दशक में एक भाई की मृत्यु हो गई, तो दूसरे की मृत्यु 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पड़े अकाल के कारण हुई। स्थिति ऐसी थी कि माता पिता दोनों के कमाने के बाद भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पूरा परिवार एक टूटे फूटे घर में रहता था। यह इलाका ऐसा था कि पुतिन का ज्यादातर समय चूहों को घर से भगाने में बीतता था। न केवल पुतिन का घर, बल्कि पूरा लेनिनग्राद क्षेत्र गरीबी और बदहाली से त्रस्त था, इसलिए झगड़े आम थे। ऐसे माहौल में महत्वाकांक्षी पुतिन ने बचपन से ही खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जूडो सीखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पुतिन ने मछली पकड़ने और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली। 1960 से 1968 तक पुतिन ने 8वीं कक्षा तक लेनिनग्राद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। 1970 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षिका वेरा गुरेविच के अनुसार युवावस्था तक पहुंचने तक पुतिन को नहीं पता था कि आगे क्या करना है, लेकिन उसके अंदर की क्षमता और ऊर्जा को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह बच्चा कुछ अलग करेगा। पुतिन न सिर्फ खेल में बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थे। पुतिन अपने खाली समय में कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों को पढ़ते थे। जब भी समय मिलता पुतिन फिल्में देखना पसंद करते थे। यह फिल्म उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आई। जासूसी फिल्मों से प्रेरित होकर पुतिन ने कम उम्र से ही जासूस बनने का मन बना लिया था। देश के लिए काम करने का बहुत जुनून था। जब वह 9वीं कक्षा में थे तो वह यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी में नौकरी मांगने गए, लेकिन जवाब में केजीबी अधिकारियों ने पुतिन को बताया कि खुफिया अधिकारी बनने के लिए कानून की डिग्री की आवश्यकता होती है और किसी तरह उन्होंने पुतिन को मना लिया। लेकिन पुतिन ने इस बात का ध्यान रखा। तो क्या बचा था? 1970 में पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के कानून विभाग में प्रवेश किया। 1970 से 1975 तक पुतिन ने अपना समय कानून की पढ़ाई में बिताया। आखिरकार उन्होंने 1975 में अपनी डिग्री पूरी की। अब सवाल नौकरी का था और 23 वर्षीय पुतिन को 1975 में केजीबी में नौकरी मिल गई। पुतिन के लिए नौकरी एक सपने के सच होने जैसी थी। 10 साल तक अपने गृहनगर लेनिनग्राद में काम करने के बाद 1985 में व्लादिमीर पुतिन को जर्मन अनुवादक के रूप में पूर्वी जर्मन शहर ड्रेसडेन भेजा गया। उस समय केजीबी को ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता थी जो जर्मन जानते हों, क्योंकि उस समय जर्मनी पूर्व और पश्चिम में विभाजित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी क्षेत्र यूएसएसआर के नियंत्रण में था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के नियंत्रण में था। इस जर्मन राजनीति से जुड़े लोग इस जर्मनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। अतः उन पर नजर रखने के लिए जर्मनी में स्टासी नामक एक अन्य गुप्त पुलिस संगठन भी कार्यरत था, जिसका पूरा नाम राज्य सुरक्षा मंत्रालय था। एक जर्मन अनुवादक के रूप में पुतिन के शानदार काम और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे केजीबी संगठन में होने लगी, और यही कारण है कि पुतिन ने जल्द ही केजीबी की ओर से स्टासी के साथ एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी काम किया।
जहां उन्होंने जर्मनी के अंदर यूएसएसआर के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी शुरू की और कुछ ही दिनों में पुतिन को नाटो की योजनाओं पर नजर रखने का काम भी सौंपा गया। जल्द ही केजीबी के ड्रेसडेन कार्यालय में किसे नियुक्त किया जाएगा, किसे स्थानांतरित किया जाएगा, इस पर सारा अधिकार पुतिन के नियंत्रण में था। जर्मनी उस समय 4 देशों पर कब्जा कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के प्रभाव में था, जबकि पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर के प्रभाव में था। शुरू से ही पूर्वी जर्मनी में रहने वाले लोग यूएसएसआर की उन पर पकड़ से खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि यूएसएसआर सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वे अमेरिकी प्रभाव वाले पश्चिमी जर्मनी के साथ एकजुट होना चाहते थे। यह भी सच है कि उस समय अमेरिका ने अपनी साख बढ़ाने के लिए पश्चिम जर्मनी में बहुत पैसा खर्च किया था और वहां के लोग पूर्वी जर्मनी की तुलना में अधिक आराम से रहते थे। इसलिए बेहतर जीवन की तलाश में हजारों लोग पूर्वी जर्मनी छोड़कर पश्चिमी जर्मनी की ओर जाने लगे। उस समय जर्मन शहर बर्लिन का माहौल बहुत खराब था। जैसे जैसे आप्रवासन बढ़ता गया, यूएसएसआर ने जर्मन लोगों को पश्चिम जर्मनी जाने से रोकने के लिए बर्लिन में एक दीवार बना दी, लेकिन बर्लिन की ये दीवार जर्मनी के लोगों को नहीं रोक सकी। जल्द ही जर्मनी के लोग बर्लिन की दीवार के खिलाफ उठने लगे और आखिरकार नवंबर 1989 में हजारों लोग बर्लिन की दीवार को गिराने के लिए एकजुट हो गए। जिस समय बर्लिन की दीवार गिरी, उस समय पुतिन पूर्वी जर्मनी में केजीबी के ड्रेसडेन कार्यालय में काम कर रहे थे। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद गुस्साई भीड़ ने उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया। खतरे को भांपते हुए पुतिन ने ड्रेसडेन स्थित यूएसएसआर के सैन्य मुख्यालय से मदद मांगी। जवाब में उन्हें कोई मदद नहीं दी गई और यहाँ तक कह दिया गया कि जब तक मॉस्को से आदेश नहीं आएगा हम कोई मदद नहीं करेंगे। तब पुतिन के पास 2 विकल्प थे, या तो भीड़ के सामने आत्मसमर्पण कर दें या अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन पुतिन ने भागने के बारे में सोचा भी नहीं। परीक्षण के दौरान पुतिन ने भीड़ का सामना करने का फैसला किया। वह कार्यालय से बाहर आए और भीड़ के सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने भीड़ को ऊंची आवाज में संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आगे बढ़ा तो अंदर के गार्ड गोली चला देंगे। पुतिन की बातों पर इतना भरोसा किया गया कि किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर में सारी भीड़ वापस लौट आई। उस दिन पुतिन ने केजीबी कार्यालय और खुद को बचाया, लेकिन उन्हें आश्चर्य होने लगा कि मॉस्को ने उन्हें बचाने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। पुतिन के लिए ये किसी हादसे से कम नहीं था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसका देश जब उस पर संकट आया तो मॉस्को ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। धीरे धीरे पुतिन को एहसास हुआ कि यूएसएसआर में सत्ता में बैठे लोगों को अपने नागरिकों की कोई परवाह नहीं है। इस घटना के समय मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के लोग भी मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि टीनी ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन यूएसएसआर के लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने अफगानिस्तान की सुरक्षा भी संभाली, लेकिन वहां भी मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को हरा दिया और गोर्बाचेव कुछ नहीं कर पाए और उनकी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी कमजोर नीतियों के कारण बर्लिन की दीवार का पतन और अंततः यूएसएसआर का पतन भी उनके शासन में देखा गया। इसलिए यूएसएसआर के लोगों का उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। 20 दिसंबर 1991 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। 1990 में पुतिन केजीबी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए और अपने गृहनगर लेनिनग्राद लौट आए और लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में बाहरी संबंध विभाग में काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात लेनिनग्राद की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मेयर अनातोली सबचक से हुई। अनातोली पुतिन के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। यहीं पुतिन की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। फिर पुतिन ने देश में सक्रिय राजनीति पर बारीकी से नजर रखना शुरू किया। 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद लेनिनग्राद का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। पुतिन अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते रहते हैं। उनके बेहतरीन काम के कारण पुतिन को 1994 में सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनाया गया और यह पुतिन की राजनीति में पहली एंट्री थी। सत्ता में आते ही पुतिन ने शहर के अंदर बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया, जांच की और भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। कुछ ही दिनों में पुतिन की छवि पीटर्सबर्ग में एक साफ सुथरे नेता के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन 1996 में सेंट पीटर्सबर्ग में चुनाव हुए और इस बार सोबचाक चुनाव हार गए। सोबचाक की हार के बाद पुतिन को भी अपना पद गंवाना पड़ा। केजीबी में काम करते हुए और सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर के रूप में काम करते हुए पुतिन मॉस्को के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों से परिचित हो गए। डिप्टी मेयर का पद छोड़ने के बाद पुतिन ने अवसर का लाभ उठाते हुए मॉस्को चले गए। मॉस्को में उनकी मुलाकात वैलेंटिन युमाशेव से हुई। वैलेंटिन युमाशेव तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद थे। पुतिन के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली से वैलेंटिन युमाशेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के साथ व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। 20 मार्च 1997 को बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को राष्ट्रपति स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया।
बोरिस येल्त्सिन बहुत शराब पीने के आदी थे और उनकी छवि अच्छी नहीं थी। राष्ट्रपति को मर्यादा नाम की कोई चीज मालूम नहीं थी। वह नशे में लोगों के साथ डांस करता था। उनके नाम पर कई भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज किए गए और जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया जब बोरिस येल्त्सिन को रूस में भ्रष्टाचार का नया चेहरा माना जाने लगा, जिससे रूसी जनता उनसे काफी नाराज थी। लेकिन दूसरी ओर पुतिन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। पुतिन ने राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख अनातोली चुबैस का विश्वास हासिल किया, जिससे उन्हें प्रशासनिक रैंक में ऊपर उठने का मौका मिला। अपने अच्छे काम और समर्पण के कारण वह जल्द ही रूस में सर्वोच्च नागरिक पद पोर्टल सुरक्षा परिषद के सचिव बन गए। बोरिस येल्त्सिन की हालत पुतिन के लिए घातक खबर थी। साथ ही केजीबी में सेवा करने के कारण वह राष्ट्रपति की शक्ति को अच्छी तरह से समझते थे और इसी वजह से जैसे ही उन्हें राष्ट्रपति के साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने खुद को पूरी तरह से रूसी राजनीति में शामिल कर लिया। बोरिस येल्त्सिन के पास शराब पीने का समय नहीं था, इसलिए बोरिस येल्त्सिन का ज्यादातर काम पुतिन ही संभालते थे। पुतिन ने अपने निर्णय लेने के कौशल का भरपूर उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि कुछ ही दिनों में बोरिस येल्त्सिन का काम सही ढंग से होने लगा। देश के बदलते हालात में बोरिस का पुतिन पर भरोसा बढ़ा। अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और आक्रामक विचार प्रक्रिया की बदौलत पुतिन ने कुछ ही दिनों में बोरिस येल्त्सिन का पूरा विश्वास हासिल कर लिया। बोरिस 1991 से 1999 तक रूस के राष्ट्रपति रहे और इस दौरान पुतिन ने देश की राजनीति पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और यहीं से पुतिन के प्रति रूस का विश्वास बदलना शुरू हो गया। 9 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति येल्त्सिन ने पुतिन को रूसी संघ की सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पुतिन ने तब सही मायनों में सत्ता संभाली। यूएसएसआर के पतन के बाद चेचन्या ने खुद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और लगातार रूस के साथ संघर्ष में रहा। कहने को तो चेचन्या स्वतंत्र रहा, लेकिन रूस का प्रभाव यहाँ कम नहीं हुआ और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच वर्षों से संघर्ष चल रहा है। 1998 से 99 के दौरान दोनों के बीच लड़ाई चरम पर थी। इसके चलते चेचन्या के इस्लामिक लड़ाकों ने रूस के अंदर आतंक फैला दिया। जगह जगह बम धमाके किए गए। उसी वर्ष अगस्त 1999 में चेचन लड़ाकों ने कई रूसी शहरों पर बमबारी की, जहां ब्यूनास्क, मॉस्को और वोल्गोडोन्स्क जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। इस बमबारी में 300 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने रूस के अंदर जल रही आग में घी डालने का काम किया। चेचन्या के खिलाफ रूसी लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। रूसी लोग किसी भी तरह से चेचन आतंकवादियों को खत्म करना चाहते थे। देश के अंदर बढ़ते आतंकवाद को देखकर राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचन्या को सबक सिखाने का फैसला किया। चेचन्या के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी पुतिन को दी गई। सत्ता में आते ही पुतिन ने चेचन्या पर युद्ध की घोषणा कर दी और आक्रमण का आदेश दे दिया। पुतिन का कहना है कि अब मॉस्को चेचन्या पर शासन करेगा। हजारों सैनिकों ने चेचन्या में प्रवेश किया और अस्पतालों, स्कूलों, नागरिक सुविधाओं और रूसी सेना के रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। रूस में हुए इस युद्ध ने चेचन्या में तबाही मचा दी। 80,000 से अधिक लोग मारे गए। इस युद्ध को द्वितीय चेचन युद्ध के नाम से जाना जाता है। रूसी सैनिकों के हेलमेट में कैमरे लगाए गए ताकि रूस के लोगों को पता चले कि चेचन्या के विनाश से 300 रूसियों की हत्या का बदला कैसे लिया गया। इस खतरनाक जवाबी कार्रवाई से रूस में पुतिन की एक नई छवि सामने आई है। रूसी लोग पुतिन को हीरो के तौर पर देखने लगे। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद दिसंबर 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने अचानक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तब तक पुतिन की लोकप्रियता पूरे रूस में फैल चुकी थी। इसके अलावा पुतिन बोरिस येल्त्सिन के भी करीबी थे। 30 दिसंबर 1999 को पुतिन को रूस का अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। मार्च 2000 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए। रूसी लोगों ने पुतिन पर पूरा भरोसा दिखाया। चुनाव नतीजों में पुतिन 53% वोट के साथ पहली बार राष्ट्रपति बने। सत्ता संभालते ही पुतिन ने रूस में बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने रूस से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी शुरू हुई, सेना मजबूत हुई, जनता की आय बढ़ी, देश की जीडीपी बढ़ती रही और जनता को धीरे धीरे पुतिन के राष्ट्रपति बनने का लाभ मिलना शुरू हो गया। भूखे लोग अधिक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं, मुद्रास्फीति कम हो जाती है और लोगों की आय बढ़ जाती है। दरअसल इस सब के पीछे कुछ और भी था। उस समय रूसी तेल की वैश्विक मांग बढ़ रही थी। जैसे जैसे मांग बढ़ी वैसे वैसे तेल की कीमत भी बढ़ी, जिससे रूसियों की आय में वृद्धि हुई और गरीबी कम हुई। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के अंदर आए इस बदलाव के कारण पुतिन को एक महान नेता के रूप में देखा जाने लगा, जिसका असर 2004 के बाद के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला। इस बार पुतिन को 71% वोट मिले और वह दोबारा रूस के राष्ट्रपति बन गए। लगातार जीत से पुतिन रूस के सर्वमान्य बन गए।
रूसी संविधान एक व्यक्ति को लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देता है। 2000 और 2004 में राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने 2 कार्यकाल तक काम किया। रूस में पुतिन के विरोधियों को लगा कि 2008 के चुनाव में उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मार्च 2008 के चुनावों में पुतिन ने अपने करीबी दोस्त दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। पुतिन के प्रभाव में दिमित्री मेदवेदेव चुनाव जीते और राष्ट्रपति बने, और पुतिन प्रधानमंत्री बन गए। पुतिन के मास्टर स्ट्रोक से पुतिन के विरोधी हार गए। पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव ने मिलकर सितंबर 2011 में रूसी संविधान में बदलाव किया। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का था, जिसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 2012 में रूस में फिर से राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू हुई। पुतिन राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए दौड़ने के लिए तैयार थे। रूस का संविधान राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल से अधिक सेवा करने से रोकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कोई भी 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यही कारण है कि पुतिन तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में उतरे और प्रचार शुरू कर दिया। इस तरह पुतिन के विरोधियों के मंसूबे एक बार फिर नाकाम हो गए। इसलिए विपक्षी दलों के नेताओं ने रूस के विभिन्न शहरों में पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन पुतिन को रोक नहीं सके। लोगों ने फिर पुतिन का समर्थन किया। मार्च 2012 में पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने। इसी तरह 2018 में पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने। रूस में राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया जाता है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। यहाँ तक कि न्यायाधीशों का चयन भी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार किया जाता है। कहा जाता है कि रूस एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजे हमेशा पुतिन के पक्ष में आते हैं। जैसे पुतिन सरहद के बाहर किसी की नहीं सुनते, वैसे ही रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ बोलने की कोई जगह नहीं है। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब रूस के सबसे अमीर आदमी मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने 2003 में पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, तो उन पर धोखाधड़ी और कर चोरी का आरोप लगाया गया और 2005 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी तेल गैस कंपनी यूकोस की सभी संपत्तियां बाजार मूल्य से कम पर नीलाम कर दी गईं। पुतिन के खिलाफ जाने पर रूस में सीधे मौत की सजा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 20 जून 2023 का है, जब रूस के निजी सैन्य साझेदार वैगन ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन से मुलाकात कर मामले को शांत किया, लेकिन ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त 2023 को उनका बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 9 अन्य यात्री सवार थे। घटना के बाद अटकलें शुरू हो गईं कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि येवगेनी प्रिगोजिन को मारने की एक सुनियोजित चाल थी। जैसे ही पुतिन ने रूस की बागडोर संभाली, रूस के भीतर कई अविश्वसनीय परिवर्तन होने लगे। सोवियत संघ के पतन के बाद अधिकांश पृथक देशों में पश्चिमी देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। इस वजह से रूस के सामने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की चुनौती है। जब से पुतिन सत्ता में आए हैं, तब से वह एक सीमा की रक्षा कर रहे हैं। सीमा पर एक नजर, चाहे वह अगस्त 2008 में जॉर्जिया पर कब्जा करना हो, 2011 में लीबिया के साथ युद्ध छेड़ना हो, या 2014 में यूक्रेनी शहर क्रीमिया पर कब्जा करना हो, पुतिन ने अपने लक्ष्य जनता के सामने स्पष्ट कर दिए हैं, और वो ये कि देश की सुरक्षा से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद पुतिन 2022 से यूक्रेन के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगे हुए हैं।